प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले व्याकरण बिंदुओं में से रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद एक महत्वपूर्ण बिंदु है कक्षा 10 के अंतर्गत, तो इसे हम समझेंगे। यह देखने से पहले, यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन हम आरंभ करें, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वाक्य होता क्या है। इसके लिए यहाँ शब्दों का एक समूह दिया जा रहा है, जाता, मोहन, है और विद्यालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त शब्दों का समूह है, वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर परिभाषाओं में, चाहे आप किसी पुस्तक के, हो सकता है बहुत सारी ऐसी पुस्तक मिलेंगी, और इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं मिलेंगी जहाँ सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है उसे समझेंगे, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं ये भी तो एक शब्दों का समूह है। और जाता का मतलब तो जाना होता है, इसका तो अर्थ है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है सहायक क्रिया, और विद्यालय के लिए आया है, स्कूल के लिए आया है। तो ये अपनी तरफ से हर शब्द सार्थक है, लेकिन समूह के रूप में प्रयोग होने पर ये सही अर्थ प्रकट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सी शर्त है भाषा की जिसे ये पूरा नहीं कर रहे हैं? तो इसको हम देखेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति शब्दों का समूह होकर भी भाषा नियमों के अनुसार वाक्य नहीं है, क्योंकि इस पंक्ति में सार्थक शब्दों का समूह होने पर भी शब्द क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नहीं होने के कारण वाक्य नहीं है। दो शब्द हमने यहाँ पकड़े, एक क्रमबद्ध, दूसरा व्यवस्थित। तो बच्चों, ये क्रमबद्ध नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध कब होंगे? ये क्रमबद्ध होंगे अगर इसके स्थान पर यह वाक्य इस तरह बने, मोहन विद्यालय जाता है। अब यहाँ ये क्रम इनका एकदम अगर भाषा नियमों की बात करें, व्याकरण की बात करें, अब कर्ता कहाँ आना चाहिए, कर्म कहाँ होगा या क्रिया कहाँ होगी, सबका एक नियम है हर भाषा का, और उसी के अनुसार हम ये दो प्रमुख बातों का या विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्य क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों का समूह है। अतः यह वाक्य है, यानी शब्दों का सार्थक होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उन शब्दों का क्रमबद्धता से आना और व्यवस्थित होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस वाक्य को, जैसे मोहन, फिर इसको बहुत लंबा अंतराल देके और लिखें विद्यालय, फिर लंबा अंतराल देके जाता, फिर लंबा अंतराल देके है लिखें, तो भी वाक्य नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्थित होना चाहिए, एक निश्चित अंतराल पर ही आना चाहिए। अब हमने वाक्य देखा, ये बना के बड़े आसानी से अब इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। यानी तीनों चीज़ों को हम समाहित करेंगे, क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ का की जगह के है, तो सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये थी वाक्य की परिभाषा। अब हम आते हैं हमारे व्याकरण के मूल बिंदु, चूंकि हम ये समझ चुके हैं वाक्य होता क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। पहला सरल, जिसको हम साधारण वाक्य भी बोल देते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हमने कुछ और स्पष्ट किया है कि मिश्र वाक्य के जो दो भाग होते हैं, एक कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य आता है और अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिनमें से एक तो प्रधान उपवाक्य होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त जो उपवाक्य हैं वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इनमें से प्रश्न पूछता है। तो तीन भेद हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य पहला, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों, तीनों को ध्यान रखो, संज्ञा
विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब अगर हम पहला जो साधारण या सरल वाक्य है इसकी बात अगर करें तो इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं। एक वाक्य दिया है यहाँ पर जिसमें लिखा है स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में भारत के ज्ञान का डंका बजाया था। यह वाक्य है। अब इसकी परिभाषा यानी साधारण और सरल वाक्य की परिभाषा बनाने से पहले हमें यह समझना है कि होता क्या है, तो समझना बड़ा आसान होगा। स्वामी विवेकानंद ने, यह एक उद्देश्य है। दूसरा है संपूर्ण विश्व, यानी जो करता है या जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है वह सदैव उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त वाक्य का जितना बचा हुआ भाग है वो पूरा कहलाता है विधेय। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद ने यानी स्वामी विवेकानंद यहाँ उद्देश्य हैं वाक्य के। इसके अलावा बचा हुआ भाग संपूर्ण विश्व में भारत के ज्ञान का डंका बजाया था। तो संपूर्ण से लेके था तक यह विधेय है, यानी जो अंडरलाइन कर रखी है यह संपूर्ण वाक्य अंडरलाइन किया हुआ यह पूरा का पूरा विधेय है। किंतु हमने अंत में मुख्य क्रिया बताने के लिए हरे रंग में दर्शाया है। उसका कारण है ताकि हम मुख्य क्रिया को अलग से दिखा सकें। यद्यपि संपूर्ण से लेके बजाया था तक यह विधेय है, यानी अगर उद्देश्य और विधेय के रूप में एक वाक्य को देखें, सरल वाक्य के भाग देखें तो 2 ही होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य वह होगा जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है और बच गया वो सारा का सारा विधेय होगा। ठीक है। मुख्य क्रिया, क्योंकि सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है तो यहाँ बजाया था एक मुख्य क्रिया है। अब इसकी परिभाषा हम अगर देखें, देखो अब परिभाषा बड़ी आसानी से बन जाएगी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ आपने एक प्रश्न तो अपना यह तैयार कर लिया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय क्या होता है, या सरल या साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय की क्या भूमिका, जैसे हम देख रहे हैं, है ना। और एक हमने परिभाषा भी तैयार कर ली। तो अब आप आसानी से इस एक वाक्य से समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब यदि हम इसके उदाहरण देखें तो देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, रावण को उसके अहंकार ने मारा था। तीसरा वाक्य दिया है वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य करने के बाद ही विद्यालय जाता है। अब यहाँ जो लाल रंग में दर्शाए हैं मोहन, रावण को और वह, ये तीनों ही उद्देश्य हैं। और जो काले रंग में लिखा हुआ वाक्य का शेष भाग है वह विधेय है। अब आप सरल वाक्य के इन 2 मुख्य बिंदुओं को समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। यानी उपयुक्त वाक्यों में मोहन, रावण को, वह, ये उद्देश्य हैं तथा वाक्य का बाकी का बचा हुआ भाग विधेय होता है। अब यदि हम देखें संयुक्त वाक्य, तो ये जो थे आपने देखे कि ऊपर सरल वाक्य के उदाहरण, सरल वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है ना, और एक उद्देश्य और एक विधेय, इन तीनों चीज़ों को होने से एकदम, इसीलिए इस वजह से इसको हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। अब दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य हमारे सामने आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में अगर हम देखें तो कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं ताकि हम इसे परिभाषित कर सकें। जैसे राहुल ने बहुत अभ्यास किया है इसलिए वह अच्छा गा लेता है। दूसरा वाक्य दिया है मोहन खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इसलिए और ये 2 जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं इनको लाल रंग में दर्शाना के कारण है कि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 सरल वाक्य हैं। यानी संयुक्त वाक्य की तो पहचान यही है कि भाई 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से, या यूं कहें कि 2 स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है।
यानी जॉइंट का काम करता है। ये दोनों तरफ दो स्वतंत्र वाक्य हैं। वह अच्छा गा लेता है, यह भी एक वाक्य है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। और राहुल ने बहुत अभ्यास किया है, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। और इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है जो इन दोनों को जोड़ने का, जॉइंट का काम कर रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। इसी तरह मोहन खेल रहा है, स्वतंत्र वाक्य है। और उधर और के दूसरी तरफ सोहन पढ़ रहा है, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। यानी दोनों वाक्यों को स्वतंत्रता से अलग अलग प्रयोग में किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इसलिए ये दोनों ही संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। दोनों एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। तो हम कहेंगे उपयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य जैसे इसलिए एवं और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होने के कारण संयुक्त वाक्य हैं। अब हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हम कहेंगे संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा उदाहरण, उसी के अनुसार हमने परिभाषा बना दी। अब ये समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं, अगर वो हमने ध्यान दे लिए कि भाई ये शब्द अगर किसी दो स्वतंत्र वाक्यों को, किन्हीं दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के काम में आएंगे तो वह संयुक्त वाक्य है। आपके लिए पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। कौन कौन से हैं देखो, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, फलतः, एवं, पर, नहीं तो, लेकिन, न कि इत्यादि। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं इनमें से कोई एक दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इन समुच्चय बोधक अवयवों को हमें ध्यान रखना है। प्रिय बच्चों, अब संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हम देखेंगे जिससे हम इसे भी आसानी से समझ सकें। जैसे पहला उदाहरण दिया है, मुझे अच्छा खेलना आता है, इसलिए मेरा चयन टीम में हुआ है। दो स्वतंत्र वाक्य, मेरा चयन टीम में हुआ है स्वतंत्र वाक्य, और इधर मुझे अच्छा खेलना आता है ये भी स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन हम दोनों को एक साथ लिखना है, इसलिए हमने इसमें एक जॉइंट का काम करने के लिए इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय को बिठा दिया और इसने एक वाक्य बना दिया। यानी दो चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ के रूप में, यानी दो वाक्यों को एक वाक्य में बदल दिया, इसीलिए हम इसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। जिस तरह से हम दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी गम का या ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वह एक रूप में हो जाती है, वैसे ही हम यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को इसलिए से जोड़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण, वह गीत गाता रहा और दर्शक उठकर चले गए। तो दो स्वतंत्र वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़ रहे हैं। यहाँ जो लाल रंग में इन समुच्चय बोधक को दिखाया गया, इसका कारण यही है कि आप वाक्य को देखकर ही पहचान जाए कि यहाँ वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं या यहाँ ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा वाक्य दिया, किसान कड़ी मेहनत करता है परंतु उसे फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो यहाँ किसान कड़ी मेहनत करता है और उसे फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। दो स्वतंत्र वाक्यों को परंतु बीच में लगा के जोड़ दिया हमने, तो यह भी संयुक्त वाक्य है। चौथा उदाहरण है, चारों ओर से बादल घिर आए तथा अंधेरा छा गया। तो चारों ओर से बादल घिर आए और अंधेरा छा गया। तो यहाँ दो वाक्य हैं और तथा से ये जुड़ा हुआ है, तो यह भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैंने उसको बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। वह नहीं माना और मैंने उसको बहुत समझाया। तो दो स्वतंत्र वाक्य किंतु समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, अतः यह भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये दो स्वतंत्र वाक्यों को कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय जो हमने इससे पहले अभी बताए थे, उनमें से किसी एक समुच्चय बोधक से वो जुड़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। कौन से अव्यय? जैसे इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु। तो कभी कभी कोई ऐसा वाक्य आ जाता है जो दो स्वतंत्र वाक्य तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र वाक्य होने पर भी उनमें समुच्चय बोधक नहीं होता, लोप होता है लेकिन वो साइलेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट होना,
वो नहीं होता। तो जैसे उदाहरण दिया है, क्या सोचा था क्या हो गया, तो यूं भी कह सकते हैं इसको, क्या सोचा था और क्या हो गया। इसका मतलब और इस वाक्य में है लेकिन लोप है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। अल्प विराम चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर हम और का प्रयोग करते ही संयुक्त वाक्य। तो ऐसी जगह हमें अपने विवेक से उस वाक्य को पुनः अपने मन में बनाते हुए देखना है कि क्या इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो सकता है। अब हम मिश्र वाक्य देखेंगे। तो मिश्र वाक्य को भी देखने से पहले हमें एक वाक्य समझना होगा। इस वाक्य को समझकर हम इसकी परिभाषा बड़ी आसानी से बना सकेंगे। यहाँ वाक्य दिया है कि बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो यहाँ हमने फिर वही चीज़ की है कि लाल रंग में एक तरफ आधा भाग बनाया और दूसरी तरफ नीले रंग में भारत रत्न से अलंकृत किया गया, अलग वाक्य, और बीच में काले रंग में जिन्हें हमने योजक बैठा दिया। यानी वाक्य को तो जोड़ने का काम यहाँ भी हो रहा है लेकिन यह संयुक्त से अलग है। कैसे अलग, अब इसको समझेंगे। हमने मिश्र वाक्य में प्रारंभ में ही देखा था, हमने कहा था कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य जो उपवाक्य हैं वो आश्रित होंगे। और आश्रित के हमने 3 भेद भी बताए थे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन 3 में से कोई एक उपयोग में हो सकता है। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो अब प्रश्न, प्रधान उपवाक्य पहले वाला ही क्यों है, दूसरे वाला क्यों नहीं? तो इसको समझने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि हम जब इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक है जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यानी शहनाई बिस्मिल्लाह खां कौन से शहनाई वादक है ना, वही जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो इसकी विशेषता इन्होंने बताई है कि वे बिस्मिल्लाह खां जिनको भारत रत्न दिया गया, इसलिए यहाँ जिन्हें के बाद विशेषण का काम, यानी बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं, यह प्रधान उपवाक्य है और इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इसलिए हम पता कर लेंगे कि भाई पहले वाला है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां के बारे में बता रहे हैं कि ये वही बिस्मिल्लाह खां हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। तो पहला वाला प्रधान उपवाक्य और दूसरा चूंकि वो विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है पहले वाले भाग की, अतः वह विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा और जिन्हें योजक से यह जुड़ा हुआ है। अतः उपयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होने से यह मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य की परिभाषा तो यह इस तरह होगी, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने ऊपर कहा, यानी एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होगा। अब आश्रित उपवाक्य वो कौन सा, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण जो भी होगा वो हम नियम के अनुसार देखेंगे। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब ये कौन कौन से योजक हैं जो इसमें दो यानी कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं? तो ये हैं, ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, जैसे जो, जिसने, जिन्हें, जिसको, जब, तब, जैसी, वैसा या जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। तो अगर हमने ये शब्द देख लिए या इनके बदले हुए रूप देखे तो हम मिश्र वाक्य को पहचान जाएंगे। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी होते हैं कि वाक्य दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि यह रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है इसमें, तो हमें इनको देखकर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगर हम इसके अन्य उदाहरण देखें तो मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरणों में जैसे पहला है, सिपाही ने उस युवक को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। किसको पकड़ लिया?
भाई जिसने चोरी की थी। तो यहाँ जिसने चोरी की थी ये फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि युवक की विशेषता बता रहा है कि यह जिस युवक को पकड़ा है यह युवक वह है जिसने चोरी की, और यह जिसने से जुड़ा हुआ है। अतः जो लाल रंग में दिया है यह प्रधान उपवाक्य, और जिसने चोरी की थी यह आश्रित उपवाक्य है। फिर है जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। कौन से छात्र सफल होते हैं? जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो फिर से वही बात है कि कौन सफल होते हैं की विशेषता परिश्रम, यानी जो छात्र परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। तो यहाँ पर फिर वे ही सफल होते हैं, प्रधान उपवाक्य। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो भाई चारों तरफ अंधेरा कब छा गया? जैसे ही सूर्यास्त हुआ। ठीक है, तो यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, यानी जैसे ही सूर्यास्त हुआ, यानी कब अंधेरा छाया, समय बता रहे हैं ना। तो जैसे ही अंधेरा छाया, तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ, यह जो काले रंग में दिया है यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, यानी कि यह आश्रित उपवाक्य है। और चारों तरफ अंधेरा छाना यह प्रधान उपवाक्य है। विद्यार्थी चाहते हैं कि वे पिकनिक पर जाएं। तो यहाँ की के बाद वे पिकनिक पर जाएं, तो कि वे पिकनिक पर जाएं यह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि विद्यार्थी चाहते हैं यह संज्ञा रूप में आ रहा है, और वे पिकनिक पर जाएं तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य वे पिकनिक पर जाएं यह है, और विद्यार्थी चाहते हैं यह प्रधान उपवाक्य है। तो जब भी किसी, इसको पहचाना बड़ा आसान है, जब भी किसी शब्द के बीच में की आ जाए, जैसे उसने बोला कि, उसने कहा कि, वे चाहते हैं कि, तो इस तरह से आ जाए तो की के बाद वाला जो भाग है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होगा, और उससे पहले का भाग प्रधान उपवाक्य कहलाता है। अब हम पांचवा वाक्य यदि देखें, यदि घायल को समय पर अस्पताल ले जाते तो वह बच जाता। तो कौन बच जाता, कब बच जाता? तो यदि घायल को समय पर, यानी अगर समय पे उस घायल को अस्पताल ले जाते तो वह बच जाता। तो यहाँ पर यदि घायल को समय पर अस्पताल ले जाते तो यह आश्रित और वह बच जाता प्रधान उपवाक्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 भेद थे रचना के आधार पर वाक्य के, और रचना के आधार पर इन 3 भेदों को हमने उनकी परिभाषा के रूप में, उनके उदाहरण के रूप में, उनकी पहचान के अवयवों के रूप में हमने देखा। अब मिश्र वाक्य के जो 3 भेद हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, यह हम विस्तार से अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।